गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन है, वो रेक्टिफिकेशन पहले देखें। यहाँ पर जल्दी में एक चीज़ मिसिंग रह गया और वो मिसिंग क्या है, यहाँ पर NEAVD मैंने डाला है, तो ये वाले पार्ट में हम लोग आगे क्या करेंगे, NEAVD की जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई। यहाँ पर ए मिसिंग रह गया था, राइट। तो जब हम लोग क्या करेंगे, I बाई ए को सिग्मा लिखेंगे तो आपके पास I बाई ए यहाँ पर से आ जाएगा, सिग्मा लिखेंगे उधर I बाई ए को, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली आ जाएगी सिग्मा की वैल्यू NE म्यू। बिकॉज I बाई ए यहाँ पर आ गया आपके पास सिग्मा E। देखो यहाँ पर IEA की वैल्यू I बाई ए, क्योंकि यहाँ पर I है तो I बाई ए इक्वल्स NE म्यू E। I बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा E इक्वल्स NE इंटू म्यू E। तो यहाँ से ये वाला पार्ट कट गया तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी NE म्यू, ये वाला पार्ट आ जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस मोबिलिटी, ये जो कंडक्टिविटी एंड म्यू, राइट। सो आज का लेक्चर हम लोग बिगिन करते हैं। लेट्स सी, तो कल जो कुछ मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी रिगार्डिंग दिस टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, उस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पहला वाला क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम for its heating element. When a negligible current passes through it, its resistance at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर T इनिशियल वाला पार्ट है 27 डिग्री सेल्सियस which is 300 Kelvin, is found to be initial temperature equals 75.3 ohm. Now when the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ, मतलब जब आपके पास V की वैल्यू होती है 230 वोल्ट, I की वैल्यू आ जाएगी उस समय 2.68 एम्पियर। व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम एलिमेंट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, मतलब अल्फ़ा दिया हुआ है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। चलो अब आपको ये वाला पार्ट है, बोलता है कि जब आपके पास करंट नेग्लिजिबल है तो ये कोई इशू नहीं ना, करंट की वजह से ये बात आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, करंट हैज़ हीटिंग इफेक्ट which implies temperature of nichrome will rise। तो आपको स्टेडी टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर आपके पास रेज करेगा, तो क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है, गर्म होकर उसके बाद टेम्परेचर रेज करेगा। व्हाट इज़ फाइनल टेम्परेचर, तो पहले फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लें। फाइनल रेजिस्टेंस जब करंट जा रहा है तो R इज इक्वल टू V बाई आई, दैट इज़ 230 बाय 2.68। अच्छा, आप बोलेंगे सर ऐसा कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? भाई ऐसा सब कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आपको बताता हूँ। क्या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 230 बाई 2.7 लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। अब इसको आप काट सकते हैं, पहले आप काट सकते हैं 9 से, 9 3 ज़ा 27 और ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 50, 9 5 ज़ा 45 50, 9 5 ज़ा 45 50, ऐसा चलता रहेगा 25.5। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 255.5 बाई 3। अब 3 से अप्रॉक्सीमेटली कट जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 15 3 5 ज़ा 15, 0 for 85, 3 1 ज़ा 3, 20 3 6 ज़ा 18, 20 3 6 ज़ा 18। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 85 ओम बोल सकता हूँ फाइनल टेम्परेचर। इस तरीके से आपके पास फाइनल टेम्परेचर बोल रहा हूँ, फाइनल रेजिस्टेंस आ गया।
तो आपके पास बहुत सही वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके पास? आर फाइनल इक्वल्स आर इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। आर फाइनल की वैल्यू 85 डाल दीजिए। आर इनिशियल की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? देखो 75.3, और 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? अल्फ़ा इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डेल टी, ऐसा वैल्यू है आपके पास। अब ये वैल्यू भी आपके पास सॉल्व हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। आगे आप सॉल्व करेंगे 85/75.3 इक्वल्स 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डेल टी। ऑल यू नीड टू डू, बस इसको डिवाइड करना और कुछ नहीं। तो 75.3 है और ऊपर 85 है, ये आपके पास आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? 17 से काट के देख लो, 17 5 से, क्योंकि 17 5 से 85 है। तो आप अगर इसको 17 से काट के देखेंगे, मैं आपको मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से बता देता हूँ इसको क्यों इतना करेंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 85 डिवाइडेड बाय 75.3, वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1.128 इक्वल्स 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डेल टी। तो वैल्यू देख लो, 0.128 इक्वल्स 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डेल टी। क्वेश्चन ओवर। डेल टी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0.128 बाय 1.7 इंटू 10⁻⁻4। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल टी, जो आपके पास 0.128 डिवाइडेड बाय 1.7 है, तो दैट इज़ 0.07529 इंटू 10⁻⁴, दैट इज़ 752.9, अप्रॉक्सीमेटली 753। ये डेल टी की वैल्यू है, मतलब दो जो टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 752। नाउ फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? टी फाइनल इक्वल 752 प्लस 300। सो स्टीडी टेम्परेचर इज 1052 केल्विन। ये आपके पास आंसर आता है इसका। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। आपके पास इसमें करने का कुछ नहीं है, बस मैंने क्या किया है, इसमें जो फार्मूला आपको दिया था वही फार्मूला यूज़ किया है पूरा समझाते हुए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस thermometer at ice point मतलब 0 degree Celsius is 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm, that is 100 degree Celsius. See, मतलब T initial means at 0 degree Celsius, T1 at 0 degree Celsius, सॉरी T1 बोल रहा हूँ, R1 at 0 degree Celsius कितना है आपके पास? 5 ohm। R2 एट 100 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आपके पास कितनी है? 5.23 ओम। सो वन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर इज़ 5.795 ओम। मतलब ये तो आपको पता नहीं। R3 एट T डिग्री सेल्सियस गिवन है 5.795 ओम। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। T निकालने के लिए बोला है। सवाल सिंपल है, दो डेटा दिया हुआ है, इधर से अल्फ़ा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? R2 इक्वल्स R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। तो आप यहाँ पर आराम से बोलिए R2 बाय R1 इक्वल्स 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 100। तो ये कैलकुलेशन करो। R2 की वैल्यू 5.23 बाय 5 इक्वल्स 1 प्लस 100 अल्फ़ा, 1 प्लस 100 अल्फ़ा। तो ये वैल्यू है 1.046 इक्वल्स 1 प्लस 100 अल्फ़ा।
तो आपके पास आ जाएगा 0.046 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स अल्फ़ा, दैट इज़ 4.6 इंटू 10⁻⁻4। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस अल्फ़ा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करने का है, आपके पास थर्ड R3 निकाल देने का है। R3 का किसके साथ रिलेट करेंगे, R1 के साथ रिलेट करेंगे। R3 इक्वल्स R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। ये R1 के साथ क्यों रिलेट करेंगे, बिकॉज ये 0 डिग्री सेल्सियस से डेल टी निकालना ईजी हो जाएगा। जब भी 0 डिग्री वाला पता हो ना, तो 0 डिग्री वाले को चूज़ करना वो ईजी रहता है डेल टी निकालने में, और कुछ नहीं। तो R3 की वैल्यू है 5.795, R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, 1 प्लस 4.6 इंटू 10⁻⁻4 डेल टी। अब आप यहाँ से डेल टी निकाल लीजिएगा, उसके बाद टेम्परेचर तो आ ही जाएगा। डेल टी कैसे निकालेंगे, सेम स्टोरी, 5.795 बाय 5 इक्वल्स 1 प्लस 4.6 इंटू 10⁻⁻4 डेल टी। अब देखो इसको काट लो, 1.5 1 ज़ा 5, 29, 5 5 ज़ा 25, 1.159, 1 प्लस 4.6 इंटू 10⁻⁻4 डेल टी। नाउ क्वेश्चन ओवर। तो आपके पास डेल टी की वैल्यू क्या हो गई, 0.159 बाय 4.6 इंटू 10⁻4 डेल टी। सॉरी, डेल टी में खाली में मल्टीप्लाई किया, इससे आंसर आ जाएगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल टी, उसके बाद आपके पास टी पता चल जाएगा। अब डेल टी क्या होगा देख लो, 0.159 डिवाइडेड बाय 4.6, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.03456 इंटू 10⁻4, दैट इज़ 345 1 2 3 4.6, ये डेल टी है। तो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर आपने R1 का लिया था विच इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा 345.6 डिग्री सेल्सियस, मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल इक्वल्स 345.6। केल्विन में कन्वर्ट करके कर लो, यू विल गेट द वैल्यूज इन केल्विन। डिग्री सेल्सियस में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, जिसमें करोगे उसमें आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, A semiconductor has the electron concentration this and the hole concentration। मान के चलो दो टाइप के चार्जेस है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, होल क्या है वो पता नहीं, दो टाइप के चार्जेस है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास गिवन है 0.45 इंटू 10⁻12 एंड नंबर ऑफ होल्स का क्या गिवन है पर मीटर क्यूब 5 इंटू 10⁻20 पर मीटर क्यूब। फाइंड इट्स कंडक्टिविटी। नाउ सिग्मा जो कंडक्टिविटी आएगा वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी प्लस होल कंडक्टिविटी की वजह से आएगा। एंड सिग्मा का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया था, फॉर्मूला क्या है, μNE। तो आपके पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल एंड ऑफ नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ होल्स, दोनों का चार्ज सेम रहता है, μENE प्लस μHNH इंटू ई। अब देखो आपको दिया हुआ है सब, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.135 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। होल मोबिलिटी गिवन है 0.048 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बस अब आपको क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पर। बस खाली यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट था आपको समझना था, टोटल कंडक्टिविटी इज़ कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल, क्योंकि दोनों मूवमेंट करेंगे। एक अगर दो चार्जेस से मूव करने वाले और इलेक्ट्रिक फील्ड आप सप्लाई किए तो थोड़ी ना ऐसा है कि एक चार्ज मूव करेगा दूसरा नहीं मूव करेगा, दोनों टाइप ऑफ चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा कि दोनों को मूव करवाना है, दोनों को मूव करवाना है तो दोनों की कंडक्टिविटी को लिखा एंड यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज डाला।
Now at what temperature would the resistance of copper conductor be double its resistance at 0 डिग्री सेल्सियस? तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देख लो कि कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा. लेट R1 एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स R0. आपको बोला है R2, मुझे नहीं पता कितना है T डिग्री सेल्सियस. वैल्यू आपके पास क्या बोला है 2R0. तो जब आप यहाँ पर ऐसा वैल्यू लाया 2R0 फॉर्मूले में डाल दो. R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी. तो यहाँ R0 का स्टोरी तो ख़त्म. 2 इक्वल्स 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी. तो यहाँ पर अल्फ़ा डेल टी की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है. तो डेल टी की वैल्यू इक्वल्स 1 बाय अल्फ़ा. तो आपके पास ये बोल दिया डज दिस टेम्परेचर होल्ड्स गुड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज़. नहीं, बिल्कुल भी ये होल्ड गुड नहीं करता, बिकॉज शेप एंड साइज़ से क्या होता है आपके पास रेजिस्टेंस चेंज हो जाते हैं. हाँ, मतलब कॉपर का एक स्टोरी थोड़ा सा अलग है. कॉपर का स्टोरी क्यों अलग है मैं आपको एक बात समझाता हूँ, समझना. मैंने आपको मेटल्स का, प्योर मेटल्स का ग्राफ बताया था. फॉर प्योर मेटल्स रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से आता है. टेम्परेचर के साथ ऐसा, ये मैंने आपको बताया था. रेजिस्टेंस लो या रेजिस्टिव लो, ये आपके पास है फॉर मेटल्स. ना कॉपर का कुछ अलग देखने को मिला है. कॉपर का सेम देखने को नहीं मिला. सी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर. इसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता. कॉपर की प्रॉपर्टी है. कॉपर का आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिला है, सीधा सीधा नहीं देखने को मिला है. ये था फॉर कॉपर, राइट. सो क्योंकि कॉपर का थोड़ा अलग देखने को मिला है, अगर कोई दूसरा मेटल का होता तो मैं यहाँ पर बोल सकता था कि रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज. अच्छा, कॉपर का भी मैं बोल सकता हूँ बट एट लो टेम्परेचर. तो आपके पास जो बोला है डज द टेम्परेचर होल्ड गुड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ बिट 2 के लिए येस फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर. इसके लिए पॉसिबल है चाहे आपके पास कैसा भी शेप साइज़ हो. तो इसके लिए आपके पास ये वाला पॉसिबल है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 3.15 ओम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 3.75 ओम. डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो. मैंने आपको बता दिया था रो इक्वल्स 1 बाय R0 डेल R बाय डेल टी, राइट. या तो मैं आपको बता दिया अल्फ़ा इक्वल्स 1 बाय रो नॉट, मतलब इनिशियल, डेल रो बाय डेल टी. अब देख लो आपके पास क्या गिवन है. जो चीज़ गिवन है तो R0 की वैल्यू इनिशियल जो 20 डिग्री सेल्सियस है इस 3.15. R फाइनल की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.75. तो डेल R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3.75 माइनस 3.15. तो वैल्यू आप देख लो कितनी है 0.6. सिमिलरली डेल T की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 100 माइनस 20 दैट इज़ 80. नाउ क्वेश्चन ओवर. अल्फ़ा इक्वल्स 1 बाय R0. R0 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3.15 del R by del T. del R is 0.6, del T is equal to 80. इससे आपके पास डायरेक्ट अल्फ़ा आ जाएगा. ना what will be its resistance, what will be the resistance of conductor at 0 degree Celsius. once you get the value of अल्फ़ा, उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर निकल आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे. क्योंकि आपको कौन से पे पता है 20 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस का उठा लो. 100 डिग्री और 0 डिग्री ज़्यादा अच्छा रहता है. तो मैं यहाँ पर जो दूसरा बिट करना चाहूँगा, दूसरा बिट के लिए R इनिशियल रखता हूँ मैं. R इनिशियल एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेट इट बी R. तो R फाइनल एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो लेट दिस बी 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना पता है हमको 3.75 ओम. अब आप
फाइनल वैल्यू निकाल लो, 3.75 इक्वल्स आर टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। नाउ डेल टी की वैल्यू भी यहाँ से पता चल जाएगी, 100 माइनस 0 दैट इज़ 100। सारी वैल्यू आपको पता है, बस आर निकालना, वो आर आराम से निकल जाएगा। वंस यू राइट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, उस हिसाब से आंसर निकल जाएगा, राइट। तो आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a standard coil marked 2 ohm is found to have resistance 2.118 ohm at 30 degrees Celsius. Calculate the temperature at which the marking is correct. The temperature coefficient of the resistance of the material of the coil marking is correct का मतलब देखो, आपको नहीं पता इनिशियल टेम्परेचर कितना है, पर फाइनल टेम्परेचर पता है 30 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 2.118 ओम और इनिशियल रेजिस्टेंस आपको पता है 2 ओम। अल्फ़ा गिवन है 0.0042। अब आप मुझे बताओ, सारा डेटा तो गिवन है, क्या ये खाली टी नहीं निकल सकता? तो आपके पास टी कैसे पता चलेगा? आर फाइनल इक्वल्स आर इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। तो आर फाइनल की वैल्यू 2.118, आर इनिशियल की वैल्यू 2, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.0042, डेल टी की वैल्यू आपको निकाल देनी है। बस एक बार डेल टी आ गया आपके पास, क्वेश्चन ख़त्म। अब सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देने से आ जाएगा 1.059 इक्वल्स 1 प्लस 0.0042 डेल टी। तो 0.059 को अप्रॉक्सीमेटली, चलो 0.059 इक्वल 0.0042 डेल टी। तो डेल टी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 0.059 बाई 0.0042। ये आपके पास डेल टी आ जाएगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल टी, आप क्या निकाल लेना? टी निकाल लेना, क्योंकि टी फाइनल इक्वल्स टू 30 माइनस टी, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन, a carbon filament has a resistance of 10 ohm at 0 degree Celsius. What must be the resistance of copper filament placed in series with the carbon so that the combination has the same resistance at all temperature? Now temperature coefficient of carbon आपके पास given है -0.007 एंड दैट ऑफ कॉपर है +0.004 डिग्री सेल्सियस। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पर एक, दिस इज कार्बन फिलामेंट एंड दिस इज कॉपर फिलामेंट। ये कार्बन है, ये कॉपर है, सीरीज़ में रखा गया है, राइट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है क्या है? आर कार्बन प्लस आर कॉपर। सीरीज़ का तो इतना पता होगा, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन, पर इतना आप पढ़े होंगे, राइट। अच्छा, तो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन गिवन है -0.0007 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, एंड कॉपर कितना गिवन है 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, राइट। मेटल्स का कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो कॉपर का आपके पास मेटल है तो इसका कभी नेगेटिव नहीं होगा। नाउ कार्बन फिलामेंट हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm at 0 degree Celsius. What must be the resistance of copper filament placed in series with carbon so that the combination has the same resistance at all the temperature? ठीक है, तो आप कोई भी टेम्परेचर पे लेट, आपको क्या क्या गिवन है? रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 10 ohm, ये गिवन है। तो कोई भी टेम्परेचर पे आपके पास आर इक्विवेलेंट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपको ऐसा रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बताना है। तो लेट आर कॉपर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज आर, लेट ऐसा है। तो आर इक्विवेलेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 10 + R। तो आपको बोला है आर इक्विवेलेंट
एट टी डिग्री सेल्सियस भी कितना होना चाहिए, 10 प्लस आर होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट एट टी डिग्री सेल्सियस मतलब आर कार्बन एट टी डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 10 1 प्लस अल्फ़ा कार्बन डेल टी, एंड आर कॉपर एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स सेम आपके पास कितना आ रहा है, आर 1 प्लस अल्फ़ा कॉपर डेल टी, इस तरीके से आ रहा है। तो चाहे कोई भी टेम्परेचर ले लो, आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब बस इक्वेशन बना लो, आपके पास यहाँ इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर दोबारा से आपके पास आर इक्विवेलेंट जो बनेगा, तो आर इक्विवेलेंट एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 10 1 प्लस अल्फ़ा सी डेल टी प्लस आर 1 प्लस अल्फ़ा कॉपर डेल टी। अब इधर से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ देख लो, सारी वैल्यू वापस से डालूँगा। 10 प्लस आर इक्वल्स 10 प्लस 10 अल्फ़ा सी डेल टी प्लस आर अल्फ़ा सी यू डेल टी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 10 प्लस आर कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास सीधा सीधा गिवन है 10 अल्फ़ा सी डेल टी प्लस आर अल्फ़ा सी यू डेल टी मस्ट बी इक्वल 0। तो 10 अल्फ़ा सी प्लस आर अल्फ़ा सी यू होल इंटू डेल टी मस्ट बी 0। नाउ ये आपके पास नॉन ज़ीरो रहेगा, क्यों, कोई भी टेम्परेचर बोलेंगे, डेल टी आपके पास कोई भी टेम्परेचर होगा। तो आपके पास डेल टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है। टी इनिशियल अगर ज़ीरो भी हुआ, टी फाइनल मान के चलो टी है माइनस ज़ीरो, तो डेल टी की वैल्यू तो टी विच इज़ अ नॉन ज़ीरो क्वांटिटी। तो अब आपके पास बचा ये वाला पार्ट। कोई भी टेम्परेचर पे अगर आप क्या चाहते हैं ये सेम रहे, तो दिस मस्ट बी ज़ीरो, क्योंकि उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। देखो 1 नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल 0, ये इक्वेशन ही आ रही है। तो ये वाला अगर नॉन ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। प्रोडक्ट को क्यों ज़ीरो करना है, इक्वेशन बता रहा है। इक्वेशन कहाँ से आया, ये वाला इक्वेशन, आर इक्विवेलेंट मैंने लिखा एट टी डिग्री सेल्सियस, तो दिस मस्ट बी ज़ीरो। तो ये मस्ट बी ज़ीरो है, मतलब 10 अल्फ़ा सी प्लस आर अल्फ़ा सी यू इक्वल 0। तो कार्बन का आप वैल्यू डालेंगे, नेगेटिव है, कितना है 10 इंटू माइनस 0.0007 प्लस आर इंटू 0.004 इक्वल 0। तो वैल्यू हो जाएगी आर इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। देख लो यही वैल्यू है। तो आर की वैल्यू आपके पास हो गई 7/4 ओम। तो ये आपके पास तरीका है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पर जैसा सवाल बोला वैसे ही किया। सवाल क्या बोला, आपके पास क्या क्या गिवन था, कॉपर का अल्फ़ा गिवन है, कार्बन का अल्फ़ा गिवन है, क्योंकि सीरीज़ में डाला गया है इसलिए आर इक्विवेलेंट इतना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास आर इक्विवेलेंट आ रहा है 10 प्लस आर। क्वेश्चन बोला है टी डिग्री सेल्सियस में भी कितना आना चाहिए, 10 प्लस आर आना चाहिए। तो टी डिग्री सेल्सियस पे कार्बन का रेजिस्टेंस लिख दिया, कॉपर का लिख दिया। तो आर इक्विवेलेंट एट टी डिग्री सेल्सियस मतलब कार्बन का टी डिग्री सेल्सियस एंड कॉपर का टी डिग्री सेल्सियस। वैल्यूज पुट किया, इक्वेशन सॉल्व किया, आर की वैल्यू ये आई। राइट नाउ ये वाले पार्ट से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, एग्जाम्पल्स कुछ है और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है जो आपको पढ़ाया था, इस पार्ट से रिलेटेड आपको करने का है।